सब ਨੂੰ सत श्री अकाल। प्रगट सिंह जी, हमीर सिंह जी, राजेवाल जी, जसपाल जी, नवतेज बैंसी, उपस्थित मंच पर और उपस्थित जो भी आज साथी मौजूद हैं, सबको नमस्कार। मैं अपनी बात हिंदी में रखूँगा और मैं आज प्रगट सिंह जी, जैसे आपने कहा कि इस पे चर्चा नहीं करूँगा कि आज हम इस स्थिति पे पहुँचे कैसे हैं। इस पे चर्चाएं होती हैं और मैं आगे आज क्या स्थिति है उसकी बात करना चाहता हूँ और आगे अपने को क्या करना चाहिए, पंजाब को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए अपना समय का प्रयोग करूँगा। और अपने समय को मैं 5 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। पंजाब की परिस्थितियाँ, धान, एमएसपी और पंजाब। तीसरा, किसान यूनियन की लीगल एमएसपी की मांग। चौथा, क्या लीगल एमएसपी से पंजाब को फ़ायदा हो सकता है। और पांचवा, पंजाब के लिए पैकेज। इन 5 हिस्सों में मैं अपने समय को बांट के इन अलग अलग हिस्सों पे बात करूँगा। पंजाब का संकट समझने के लिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने को पंजाब की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि 153 ब्लॉक में से 80 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें 1 या 2 दशक के अंदर पानी का स्तर इतना नीचे चले जाएगा कि मुनाफे की खेती नहीं हो पाएगी। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे अखबार में सब लोग ये लिखते हैं कि पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म नहीं होने वाला है, पर पानी का स्तर इतना नीचे चले जाएगा कि अपने मुनाफे की खेती नहीं कर पाएंगे। पंजाब में, ये मैं परिस्थितियां बता रहा हूँ पंजाब की क्या है, मैं समस्या नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। पंजाब के लगभग 25% लोग ही खेती से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा गलतफहमी है कि पंजाब में बहुत सारी जनता खेती से जुड़ी हुई है। मेरा मानना है कि 25% के अंदाजन लोग खेती से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पंजाब की जो एवरेज मंथली फार्मर इनकम है, जो प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय है, वो भारत के एवरेज फार्मर इनकम से 1.5 गुना ज़्यादा है। पिछले 1 दशक में पंजाब की खेती, पशुपालन, फिशरीज, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो होती है ना, साल दर साल जो वृद्धि होती है, वो देश की एवरेज से कम है। पिछले 15, 20, 25 साल पहले पंजाब आगे होता था। अब पिछले 10 सालों में स्थिति ये हो गई है कि अपनी एवरेज ग्रोथ रेट कम है इन चीज़ों में। आज़ादी के पहली बार, जसपाल जी आप नीति आयोग से जुड़े हो, आप करेक्ट भी कर सकते हो मेरे को, मेरे हिसाब से पहली बार है कि पंजाब की प्रति व्यक्ति की आय देश की प्रति व्यक्ति की आय के एवरेज से कम है। ये पहली बार हुआ है। पिछले जो सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए का उधार लिया। ये जो सरकार के 5 साल का कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि 1,75,000 करोड़ रुपए का वो उधार लेंगे। और पंजाब की जो आबादी है मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ के करीब होनी चाहिए आज के दिन। आंकड़े जो सरकारी हैं मेरे हिसाब से बहुत पुराने हैं, और उसके हिसाब से 70-75 हज़ार रुपए इस सरकार ने हर आदमी के नाम पे उधार ले लिया है। अपने बात करते हैं कि कोई औरतों को 1,000 रुपए नहीं प्रॉमिस किए, दे रहे नहीं दे रहे, 75,000 रुपए, 70,000 रुपए तो हर आदमी के नाम पे सरकार ने 5 साल में उधार ले लेना है। और लगभग 90% पैसा जो सरकार उधार ले रही है हर साल, वो केवल पुराने उधार को और पुराने उधार के ब्याज को चुकाने में लगा रही है। डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लग रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, प्रगट सिंह जी, एक इंग्लिश का टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि सरकार क्या पैसा इन्वेस्ट कर रही है जिससे सरकार को आमदन होगी भविष्य में। उस आमदन से वो लोगों की सेवा कर सकती है, जैसे स्कूल बनाए या मार्केट बनाए, मंडी बनाए, कॉलोनी बनाए, सड़क बनाए, कोई इन्वेस्टमेंट करे सरकार कि उससे कोई ना कोई आगे सरकार को आय होएगी जिससे वो अपना उधार चुका पाए। वो भी अपनी, मेरे को लगता है पंजाब का जो टोटल बजट का खर्चा है उसके 3-4% ही है केवल। ये पूरे देश में इतना बुरा हाल कहीं पे नहीं है। पंजाब के किसानों को 10,000 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली हर साल मिल रही है। पूरे पंजाब में मेरे को लगता है अंदाजन 21,000 करोड़ रुपए की बिजली सरकार मुफ्त में दे रही है। पटियाला और संगरूर जो 2 जिले हैं, वहाँ पे एवरेज पर एकड़ हर किसान को 25,000 रुपये पर एकड़ की बिजली मिल रही है। सत श्री अकाल। तो अगर कोई संगरूर में किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है
तो मैं समझता हूँ कि उसके पास मुफ्त के ट्यूबवेल का कनेक्शन है तो उसको 1,25,000 रुपए की बिजली उसको हर साल दी जा रही है। 7 साल पहले जब हमने फार्मर पॉलिसी लिख के सरकार को दी तो उस पॉलिसी में भी हमने लिखा कि पंजाब एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ये परिस्थितियां बता रहा हूँ कि इन परिस्थितियों को देख के ही कोई समाधान निकलेगा। लैंडलॉक मतलब समुद्री बंदरगाह से हम बहुत दूर हैं। आज़ादी से पहले जो ट्रेडिशनल व्यापार के मार्केट्स थी पंजाब की थी, वो अफ़गानिस्तान था, जो पाकिस्तान बन गया वो पाकिस्तान था, सेंट्रल एशिया था। वो पाकिस्तान की हालात इतने बुरे हैं कि वो व्यापार वापस चालू होने वाला नहीं है। ये नहीं कि भारत सरकार नहीं करना चाहती है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण वो व्यापार चालू होने वाला नहीं है। कहने का भाव है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट, व्यापारी मार्केट्स थी पंजाब की, वो वापस पंजाब को नहीं मिलने वाली हैं। और आप सब हैरान रहेंगे कि अपने भटिंडा में बैठे हैं। ये सब हमने फार्मर पॉलिसी जब बनाई थी उस तहत लिखा था। जब हम भटिंडा में बैठे हैं, हम समरकंद के ज़्यादा नज़दीक है जहाँ से बाबर आया था, ना कि हम मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से, वो ज़्यादा दूर है। सेंट्रल एशिया अपने से ज़्यादा नज़दीक है, ना कि पूना से नज़दीक है। मैं आपको लोकेशनल डिसएडवांटेज बता रहा हूँ पंजाब की, कि पंजाब, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये तरक्की क्यों करते हैं? जब आप डेटा देखते हो, आप देखते हो कि जो समुद्र के साथ जो राज्य हैं उनकी तरक्की दूसरे राज्यों से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि व्यापार और ट्रेड वो कर सकते हैं। अपने पास वो परिस्थिति भी नहीं है कि वो अपने इन सब से बहुत दूर है। कहने का भाव यह है कि पंजाब की समस्याएं पूरे भारत से अलग हैं, और इसीलिए जो समाधान भी हम ढूंढेंगे, पंजाब के लिए एक दूसरा तरीके का समाधान चाहिए जो पूरे देश में लागू हो सकता है। उसे ज़रूरी नहीं है कि पंजाब को फ़ायदा होएगा। और परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि हम पंजाब अपनी समस्या खुद हल नहीं कर सकता है। हमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए होगी इस चुंगल से निकलने के लिए। मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है एमएसपी, धान और पंजाब। एमएसपी केंद्र सरकार अनाउंस करती है कई फसलों के लिए, जिसमें से कुछ फसल सरकार खरीदती है अपने खाद्य सुरक्षा के लिए, गरीबों को बांटने के लिए, मुद्रास्फीति कम रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इस कारण से किसान को समर्थन मिलता है। वो किसान को समर्थन के लिए नहीं है, हर सरकार की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करते तब इसके लिए समर्थन मिलता है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज के दिन दे रही है। तो ये भावना कहने का कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी, ये भी बिल्कुल गलत है। ना किसी पहले सरकार ने बंद करी, ना ये सरकार बंद कर सकती है, और ना कोई अगली सरकार आएगी वो एमएसपी बंद कर सकती है। देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि एमएसपी बंद करी जा सके। सच तो ये है कि पिछले 10 सालों में जो एमएसपी फसल बेचने वाले जो किसान थे, उनकी संख्या 50% बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। घटी नहीं है, बल्कि संख्या बढ़ गई है जिनको फ़ायदा हो रहा है एमएसपी से। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पंजाब की एक बहुत अहम ज़रूरत है, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वातावरण के लिए, ज़मीनी पानी को बचाने के लिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। धान और गेहूं का जो साइकिल होता है, क्रॉप जो मोनोकल्चर जिसको अपने कहते हैं, वो जो है उससे क्या होता है कि उसमें किसान मजदूर को केवल खेत में 130 दिन की मजदूरी मिलती है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पंजाब के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन केवल पानी बचाने के लिए, वातावरण या डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी पंजाब में लानी ज़रूरी है कि लोगों को काम मिले। और धान और गेहूं की खेती में आपको केवल 130 दिन का या 110 दिन का काम मजदूर के लिए पैदा होता है। इसीलिए अपने को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मैं अबोहर से आता हूँ, अबोहर में खुदकुशी नहीं है किसानों की, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वहाँ पे नरमा भी है, वहाँ पे बाग भी है, वहाँ पे सब्जियाँ भी हैं, वहाँ धान भी है, कनक भी है, नरमा भी है, सारा कुछ है। ये इसीलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों को काम देने का एक तरीका है। केंद्र सरकार 60,000 करोड़ की एमएसपी खरीदती है, और पंजाब के किसानों को एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले के हिसाब से C2+50 फॉर्मूले से एमएसपी मिल रही है। इस टॉपिक पे कोई डिस्कस किसान यूनियन नहीं मानती हैं, ये मैं कह रहा हूँ। जसपाल जी नीति आयोग से हैं, कोई भी CACP की किताब पढ़ के देख लीजिए, पंजाब के किसान को धान पे और गेहूं पे, दोनों पे C2+50 की कीमत मिल रही है। और पंजाब के किसान का सारा उत्पादन C2+50 पे खरीदा जा रहा है, और ये केवल हरियाणा में
स्थिति है, बाकी राज्य, देश के राज्यों में ये स्थिति नहीं है कि उनका अनाज, सारा का सारा अनाज खरीदा जाए, ये उपलब्ध नहीं है उनको। तीसरा पॉइंट है कि किसान यूनियन की लीगल एमएसपी की मांग है। पंजाब सरकार, आज का फार्मर कमीशन, पीएयू, फार्मर यूनियंस, आर्थिक विशेषज्ञ और सभी तरह के विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लीगल एमएसपी दी गई तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। मैं पंजाब में सबसे पहले कहने वाला था कि लीगल एमएसपी से पंजाब को फ़ायदा नहीं हो सकता है। लीगल एमएसपी से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पंजाब को चाहिए वो नहीं हो सकता है, और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। ये आज का मंच लीगल एमएसपी की बात करने के लिए नहीं आया है। आज के मंच पे प्रगट सिंह जी, मैं ये भी नहीं कहने आया हूँ कि एमएसपी गलत है या लीगल एमएसपी गलत है, सही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि पंजाब का भविष्य हम कैसे सुधारें। और मैं समझता हूँ कि लीगल एमएसपी पे बात रोक के अपने बात करेंगे तो पंजाब का भविष्य नहीं सुधरेगा। लीगल एमएसपी तो पंजाब को पहले ही मिल रही है, अपना सारा का सारा अनाज सरकार खरीद रही है, C2+50 पे सरकार हमारा अनाज खरीद रही है, सारा का सारा अनाज उठ रहा है। इसीलिए इस पे पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। मूंगफली, मक्की, मूंग, नरमा, सोयाबीन की खेती, कोई भी आप खेती करो, इसका मुनाफा धान से कम ही रहेगा। इसीलिए अगर दूसरी फसलों पे भी अगर एमएसपी दी गई तो भी किसान धान की खेती नहीं छोड़ने वाले। उसके अलावा जो मौसम के कारण जो रिस्क है, प्रोडक्शन रिस्क है, जो मौसम के कारण जो नुकसान हो जाता है वो धान को कम है और बाकी फसलों को ज़्यादा है। तो ना केवल मुनाफे की बात है प्रोडक्शन रिस्क की भी बात है। अब मूंग कर लो, धान के बदले मूंग में एक बारिश, बल्कि मूंग की कटाई के बाद भी बारिश हो जाती है तो भी मूंग खत्म हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन रिस्क है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने को मैं पूरा पंजाब को लीगल एमएसपी से लाभ होएगा, ये मेरा अगला टॉपिक है, पर कहने का मतलब है कि इस पे अपने को पूर्ण विचार करना पड़ेगा। यदि लीगल एमएसपी लागू होती है तो एक चीज़ तो निश्चित है कि सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, समझदार सरकार बोलेगी भाई एरिया प्रोडक्शन प्लान से खेती होएगी। ये तो है नहीं कि जैसलमेर में आप जाके और धान लगा लोगे और केंद्र सरकार आपकी धान खरीद लेगी। तो वो हर एरिया प्रोडक्शन प्लान बनाएगी। नवतेज बहंस जी आए हुए हैं पीएयू से, तो पीएयू एक एरिया प्रोडक्शन प्लान बनाएगी कि कौन से ब्लॉक में धान होएगा, कौन से ब्लॉक में नरमा होएगा, कौन से ब्लॉक में क्या फसल होएगी, नहीं होएगी। अगर एरिया प्रोडक्शन प्लान से खेती होएगी तो निश्चित है कि पंजाब के कई सारे ब्लॉक में धान की खेती नहीं होएगी और उन किसानों को उससे घाटा होएगा। दूसरी बात है कि अगर लीगल एमएसपी का कानून बनता है तो पूरे देश में एमएसपी से खरीद बढ़ जाएगी। जब एमएसपी से खरीद बढ़ जाएगी तो जो ओपन प्रोक्योरमेंट धान की और गेहूं की है वो केवल पंजाब हरियाणा में है। तो जब पूरे देश में आप गेहूं और धान खरीदने लग जाओगे तो पंजाब की और हरियाणा की जो डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल पूल के लिए वो भी कम हो जाएगी और वो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट के बंद होने की संभावना है। और ये मेरा अनुमान है कि अगर लीगल एमएसपी बनता है तो हर किसान, और ये मेरा अकेले का अनुमान नहीं है, अगर आप पूरे पंजाब के फार्मर एक्टिविस्ट से, यूनियन से बात करो, पंजाब के फार्मर यूनियन को छोड़ के, तो वो सब यही कहते हैं कि हमें 5 एकड़ तक की फसल की सरकार खरीदे, कि केंद्र सरकार 5 एकड़ तक की फसल की गारंटी दे। और ये कोई नई बात नहीं है। धान और गेहूं पंजाब और हरियाणा के अलावा हर फसल पे जो एमएसपी मिल रही है आज के दिन, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो 5 एकड़ तक की ही गारंटी है। तो अपने को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि ओपन प्रोक्योरमेंट बंद रह के और ये 5 एकड़ तक सीमित रहने की संभावना है। दूसरी बात है कि जो एमएसपी है, जैसे मैंने कहा कि CACP के हिसाब से C2+50 तो अपने को मिल रही है, क्योंकि एमएसपी क्या होती है, एमएसपी पूरे देश की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की एवरेज है। और नवतेज बहंसी, अगर मैं गलत हूँ तो आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, जसपाल जी और नवतेज बहंसी इकोनॉमिक्स करी हुई ज़्यादा बता पाएंगे कि एमएसपी क्या है, पूरे देश की कल्टीवेशन की एवरेज है। तो पंजाब को C2+50 मिल रही है, पर छत्तीसगढ़ के, एक उदाहरण दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान को C2+17% ही मिल रही है। उसी कीमत पे उसको 17% ऊपर मुनाफा है, पंजाब को 50% का उस पर मुनाफा है। तो एक एमएसपी पे अलग अलग राज्य को अलग अलग मुनाफा है। अगर लीगल एमएसपी बनेगी तो निश्चित है कि सारे राज्य सरकारें बोलेंगी कि भाई स्टेट स्पेसिफिक एमएसपी करो।
पंजाब को स्टेट स्पेसिफिक एमएसपी करेंगे C2+50 तो अपनी एमएसपी घटने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी तो एवरेज पे आपको 50% बन रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाकी राज्यों से कम है। और उसका भुगतान कौन करेगा? तो जैसे ऑलरेडी एक एमएसपी की स्कीम है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है पैसे और राज्य सरकार को 40% उस पर देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना है RKVY, अब उसका नाम रफ्तार कर दिया है, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, वो सब रेशो में होती हैं 60-40 के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60 देगा, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, जो भी राज्य सरकार है 40% देंगे। तो अगर लीगल एमएसपी का कानून बनता है तो सरकारें बोलेंगी कि ठीक है भाई, हम 60% देते हैं, 40% राज्य सरकार दो। पंजाब के पास तो कभी 40% के पैसे ही नहीं आने, क्योंकि अपने पास पैसे क्यों नहीं आने? क्योंकि अपने पास मिनरल नहीं है, अपने पास कोयला नहीं है, अपने पास लोहा नहीं है, अपने पास दूसरे मिनरल्स नहीं है, जिससे अपने पास नीचे तेल नहीं है, जिससे दूसरे राज्यों को इनकम आती। तो उसका तरीका ये निकलेगा कि वो बोलेंगे कि भाई अगर राज्य नहीं देते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो बैठती है, जैसे अभी शायद वित्त आयोग जो बैठा है, वो बोलेगा जो स्टेट का जो शेयर होता है उसमें 41% स्टेट का शेयर है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो टैक्स कलेक्ट होता है GST से, उसका बंटवारा होता है 59-41 के मेरे हिसाब से, अंदाजे से इस हिसाब से बंटवारा है। तो उसमें स्टेट का शेयर कम कर दिया जाएगा, पंजाब का नहीं, सारे राज्यों का कम कर दिया जाएगा एमएसपी देने के लिए। तो कैसे भी कान पकड़ लो, बात एक ही है कि स्टेट को पैसा जो आ रहा है वो पंजाब को दूसरी स्टेटों को देखते हुए, दूसरे राज्यों को देखते हुए कम होने की उसकी संभावना है। आज मंच पर उपस्थित सभी विशेषज्ञ हैं, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि लीगल एमएसपी से पंजाब को कैसे फायदा होएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लीगल एमएसपी से देश को कैसे फायदा होएगा। अपने पंजाब के लिए बैठे हैं, मंच पंजाब के लिए बनाया है प्रगट सिंह जी और आपने सबने मिलके, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि पंजाब को लीगल एमएसपी से कैसे फायदा होएगा, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आखिर में मैं अपना समय खत्म करने से पहले एक पंजाब के पैकेज के लिए बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि पंजाब को की स्थिति सुधारने के लिए अपने को कृषि से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने को पंजाब के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज चाहिए जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक हिस्सा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी अपना क्या कहते लक्ष्य नहीं है, एक उसका हिस्सा है। और एक पूरे पंजाब के लिए इकोनॉमिक पैकेज चाहिए जिस पैकेज से पंजाब को अपने सुधार पाएँ। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आज बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि शिवराज चौहान जी, आज शुक्र है इतने सालों बाद कोई मंत्री आ रहा है किसान यूनियन को मिलने के लिए। और मैं किसान यूनियन से और राज्य सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि वो एमएसपी की मांग पर पूर्ण विचार करें और उसके बजाय पंजाब के बच्चों के भविष्य के लिए पंजाब का इकोनॉमिक पैकेज मांगें। जब अपनी खुद की स्थिति इतनी, मेरा मतलब कि इतनी, मैं समझता हूं कि पंजाब की आज के दिन स्थिति नहीं है खुद की सिचुएशन सुधारने के लिए, और अपने पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले अपने को अपने किसानों के लिए विचार करना चाहिए, उनकी स्थिति सुधारनी चाहिए, और फिर अपने देश के किसानों की लड़ाई लड़ें। सारी लड़ाई अपने आज के दिन गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब पंजाब को सरदार प्रताप सिंह कैरों जैसे नेता चाहिए जो पंजाब के भविष्य के बारे में सोचे, ना कि अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचे। और सुझाव मेरे पास हैं कि पंजाब का पैकेज क्या होना चाहिए, पर मैं समझता हूं कि समय का भाव रखते हुए ये मैं विचार अपने पास रखता हूं। जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा तब मैं विचार दे सकता हूं कि पंजाब का इकोनॉमिक पैकेज क्या होना चाहिए। और मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं किसान नेताओं से और राज्य सरकार से, एमएलए से, मंत्रियों से यही आग्रह करता हूं कि अपने पंजाब के पैकेज की बात करें। बहुत लोगों को मेरी बात कड़वी लगी होगी, परंतु अपनी गलती सुधारने से अपने को डरना नहीं चाहिए। जैसे मंच पे पहले शायद हमीर सिंह जी ने बोला कि हम लोगों की बात सुनते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें अपने विचार बदल लेने चाहिए। मैं तो हर दूसरे साल अपने विचार बदल लेता हूं कि मेरे को कोई बात अच्छी लगती है। अपने को पंजाब का पैकेज अपने आज के दिन नहीं मांगेंगे तो 1-2 पीढ़ियां और नष्ट हो जाएंगी और बाद में अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे। तो मैं अपनी बात यहीं रख के, मैं जब सवाल प्रश्न का टाइम आएगा तब अपने जवाब देने के लिए मैं यहीं हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।